हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये आपकी इतिहास की कहानियों का सेगमेंट है और इसके अंदर हम चौथे नंबर की कहानी अब सुनाने वाले हैं। और आज की जो कहानी है ये आपकी संबंधित है एक प्रेम कहानी से। और प्रेम कहानी किसकी? ये राजपूत शासकों के अंतर्गत रची गई कहानी है जिसमें मुख्य 3 कैरेक्टर हैं। कौन 3 कैरेक्टर हैं इस पर हम आने वाले हैं, लेकिन हम बताते हैं ये कहानी जो है ये हमें पता चलती है चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो है एक किताब उससे। अब ये कहानी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इतिहास में कहा जाता है इसी कहानी के बाद भारत में मुस्लिम वंश की स्थापना हुई थी। अब कहानी क्या है? प्रेम कहानी है, लेकिन भारत में मुस्लिम वंश की स्थापना हो रही है। क्या इंटरलिंक है ये आपको कहानी के बाद में पता चलेगा। तो शुरू करते हैं कहानी को। मैंने बताया कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं, या फिर कह सकते हैं 3 मुख्य पात्र हैं। एक शक्ति कपूर है जो साइड हीरो है, इसलिए हमने उसको शामिल नहीं किया। अब हम आते हैं किस पर? कहानी पर। कहानी पर पहले शासक हैं कौन? चौहान वंश के शासक, जिनका शासनकाल है अजमेर के ऊपर और दिल्ली के ऊपर, इनका नियंत्रण है एक तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हैं आपके पृथ्वीराज तृतीय, जिनको हम राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। दूसरे शासक आते हैं यहाँ पर कन्नौज के शासक हैं गहड़वाल वंश के, इनका नाम है जयचंद। तो आप समझ गए होंगे, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान है, दूसरी तरफ जयचंद है। एक का नियंत्रण दिल्ली पर और अजमेर पर, दूसरे का नियंत्रण कन्नौज पर। मतलब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हुए एक दूसरे के क्षेत्र को कभी कभी हड़पने की कोशिश करते हैं, इसलिए दोनों के बीच में हमेशा मनमुटाव रहता है। इसी के बीच में एंट्री होती है एक खूबसूरत महिला की, और महिला कौन है? ये है जयचंद की पुत्री, जिनका नाम है संयोगिता। संयोगिता नाम काफ़ी अच्छा होगा, कई लोग इस पर मोहित भी हो चुके होंगे, तो अपनी अपनी जो फीलिंग्स है कंट्रोल रखें। संयोगिता पहले से किसकी हो गई है? संयोग से पृथ्वीराज चौहान की हो गई है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी कहानी पर। कहानी ऐसी है कि संयोगिता विवाह योग्य हो चुकी थी, पृथ्वीराज भी विवाह योग्य हो चुके थे, लेकिन विवाह किसी का नहीं हुआ था। संयोगिता अपने महल में थी, और महल में अगर ये रानी है तो इनकी दिलचस्पी चित्रकारी में तो रहती थी, मतलब बनाने में नहीं, चित्र बनवाने में। तो इनके महल में एक चित्रकार आता है, और चित्रकार जब इनका चित्र बना रहा होता है तभी उसके हाथ में या फिर उसके साथ में और भी कई सारे लोगों के चित्र थे। जब संयोगिता उन चित्रों को पलट के देखने लगती हैं, एक चित्र उसी में से निकल के आता है। किसका? पृथ्वीराज चौहान का, जो दिल्ली के शासक हैं, राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध है, पहले बताया था मैंने, ठीक है। भूलना नहीं है, आगे बढ़ते रहें, ठीक। अब यहाँ पर जब संयोगिता ने उस चित्र को देखा तो संयोग से उस चित्र पर मोहित हो चुकी थी। इतनी मोहित हुई, क्या बताएं, जितना आप उनके नाम पर मोहित हैं अभी, ठीक है, उससे ज़्यादा। अब यहाँ तो देख लिया किसने? संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को। अब बात आती है पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को कैसे देखा? पिता से तो युद्ध है, ये आती मान सकते हैं विवाद है, ठीक है, एक तरह से। तो यहाँ पर इसी प्रकार की कुछ कहानी दिल्ली में भी घटेगी कि दिल्ली में भी पृथ्वीराज चौहान अपना चित्र बनवा रहे होंगे या अपने परिवार के किसी सदस्य का चित्र बनवा रहे होंगे। ये आम बात होती थी। चित्रकार को बुलाया गया, और ये चित्रकार काफ़ी प्रसिद्ध था। यही चित्रकार कन्नौज गया था, यही दिल्ली गया। जब दिल्ली गया तो दिल्ली जाते वक्त इसके हाथ में चित्र था संयोगिता का। और जब पृथ्वीराज चौहान चित्र बनवाने के से पहले इन चित्रों को देखते हैं तो संयोगिता का संयोग बस वही चित्र देख लेते हैं जो इनके द्वारा बनाया गया था। और जब चित्र देखते हैं तो ये भी मोहित हो जाते हैं। किसके ऊपर? ये मोहित हो जाते हैं संयोगिता के ऊपर। अब ये दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर मोहित हैं। उड़ी उड़ी खबरें पहुंचती हैं कहाँ पर? संयोगिता को भी पता चलता है, पृथ्वीराज को भी पता चलता है, एक दूसरे को ये लोग पसंद करते हैं। जैसे आपकी उड़ी उड़ी खबरें घर तक पहुंचती हैं, फिर आपके क्या है, फिर आपकी मार पड़ती होगी। लेकिन यहाँ पर मार नहीं पड़ेगी, यहाँ पर युद्ध होगा, ठीक है। आप लोग युद्ध मत करना, कहानी पर रहना। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर अब एक दूसरे को पाने की बेतहाशा दिलचस्पी पैदा हो जाती है कि किसी भी प्रकार से एक होना है। उड़ी उड़ी कहानी पहुंचती है किसके पास? शक्ति कपूर के पास। और शक्ति कपूर कौन है इस कहानी के? शक्ति कपूर हैं आपके संयोगिता के पिताजी, ठीक। अब शक्ति कपूर से याद आया होगा सिद्रा कपूर, तो सिद्रा कपूर भी काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ पे नहीं जाना है, संयोगिता पर लौट के आना है, ठीक। अब स्टोरी पर आते हैं। तो स्टोरी में कहाँ चल रही थी कि एक दूसरे को पाने की ये लोग चाहत रखते थे। यही कहानी पता चलती है किसको? जयचंद को। जयचंद कहते हैं कि मेरे जीते जी ये रिश्ता तो नहीं हो सकता, पहली चीज़। और अगर ये रिश्ता होगा तो एक ही शर्त पर होगा, जब पृथ्वीराज चौहान मेरी अधीनता स्वीकार कर लेंगे तब। लेकिन पृथ्वीराज चौहान भी एक महान शासक, इनसे बड़ा क्षेत्र तो इनके नियंत्रण में तो आने वाले नहीं थे। इसके लिए एक पूरी पासा बिछाया जाता है, पूरी बिसात बिछाई जाती है शतरंज के तहत। इसमें क्या होता है? इसमें जयचंद जो थे कन्नौज शासक, ये एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, जो यज्ञ कहलाता है अश्वमेध यज्ञ। कौन सा यज्ञ?
अश्वमेध यज्ञ। जो पीछे आप फोटो देख रहे हैं यही जयचंद की फोटो है, ठीक है। अब ये एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत क्या होता था, एक घोड़े को विचरण के लिए छोड़ा जाता था। जिन जिन क्षेत्रों से हुए बिना रोक टोक किए, कोई शासक अगर रोक लेगा तो युद्ध करेगा जयचंद के साथ में, जीते हारे उसके बाद डिसाइड किया जाएगा क्या करना है। अगर बिना रोके टोके अपने क्षेत्र से निकल जाने देगा तो वो क्षेत्र जयचंद के नियंत्रण में आ जाएगा। या फिर जो व्यक्ति इस सवन में जाके बैठ जाएगा तो मान लिया जाता था उसने जयचंद की स्वाधीनता स्वीकार कर ली है। तो इसी के तहत यहाँ पर पूरा एक आयोजन किया गया। किसका? ये आयोजन था आपका अश्वमेध यज्ञ का। और साथ में बोला गया कि इसी यज्ञ के बाद में संयोगिता का स्वयंवर किया जाएगा। जिसको जितने भी शासक यहाँ पर आएंगे उसमें से जिस शासक को संयोगिता पसंद करेंगे उसका विवाह हो जाएगा किसके साथ में, उस शासक के साथ में। ये बात पृथ्वीराज चौहान को भी पता चलती है। पृथ्वीराज चौहान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, या फिर जयचंद की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब सामंत इनको होश में लेके आते हैं और कहते हैं कि अगर आप गए तो आप क्या होंगे, आप चौहान वंश के होते हुए गढ़वाल वंश के नियंत्रण में आ जाएंगे, उनके अधीन हो जाएंगे, यानी कि दिल्ली और अजमेर कन्नौज के अधीन हो जाएगा। पहले ये स्वतंत्र हुआ करते थे, ठीक। तो पृथ्वीराज चौहान को होश आता है कि हाँ, एक स्त्री के पीछे साम्राज्य को अधीन नहीं करना है, तो ये नहीं जाते हैं। लेकिन बेचैनी तो पाने की बहुत थी। तो फिर क्या होगा, जब बेचैनी पाने की बहुत हुई, दोनों तरफ से बेचैनी थी, एक तरफ से नहीं थी, दोनों तरफ से प्रेम प्रसंग चल रहा है। आप लोग वन साइडेड होते हैं, है ना, आप लोग क्या करते हैं, वन साइडेड होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरी तरफ क्या है, हवन का आयोजन किया गया और बात आती है स्वयंवर की। जब स्वयंवर का दिन आता है तो पृथ्वीराज चौहान उस दिन तक नहीं पहुँचते हैं। इस चीज़ से जयचंद को महसूस होता है अपना अपमान, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी पुत्री से प्रेम करते हैं और मेरी पुत्री को पाने के लिए यहाँ पर आएंगे, यज्ञ में शामिल होंगे और हमारे अधीन हो जाएंगे बिना युद्ध किए। लेकिन ऐसा नहीं होता और पासा उल्टा पड़ जाता है। इससे क्रुद्ध होकर जयचंद पृथ्वीराज चौहान के एक पुतले को कहाँ लगवाएंगे, जहाँ पर मंडप था या फिर महल था उसके बाहर, जिससे जो लोग आएंगे उनके स्वागत में उस स्टैच्यू को दिखाया जा सके, यानी कि द्वारपाल के तौर पर उस स्टैच्यू को लगाया गया था। अब जब स्वयंवर की शुरुआत होती है तो स्वयंवर के लिए आना था किसको था, संयोगिता को। संयोगिता संयोग बस नहीं आएंगी और इनको पता चलेगा इनकी सखियों के द्वारा, सहेलियाँ थी उनके द्वारा या फिर दासियों द्वारा, कि बाहर एक स्टैचू लगवाया तुम्हारे पिता ने, जो किसका है, जो आपके पृथ्वीराज चौहान का है, ठीक। तो संयोगिता को जब उस मंडप में पृथ्वीराज चौहान नहीं दिखाई देंगे, फिर वो जाएंगी द्वार की तरफ, जो स्टैचू लगा था उसको माला पहनाने के लिए, स्टैचू से विवाह करने के लिए। इसी बीच में एंट्री होती है हमारे हीरो की। हीरो कौन है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान आते हैं और द्वार पर ही इनके साथ यानी संयोगिता साथ में विवाह कर लेते हैं। ये सारा दृश्य कौन देख रहा है, ये सारा दृश्य पूरी सभा देख रही है, लेकिन कोई भी बीच में नहीं आता, क्योंकि इनका चित्र काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ताकतवर थे। तो क्या होगा, पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर बैठा कर ले जाएंगे संयोगिता को दिल्ली में। अब संयोगिता हो चुकी है किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। अब जब पृथ्वीराज चौहान की संयोगिता हो चुकी है तो दूसरी तरफ यह चीज़ अपमानित लगती है किसको, जयचंद को। जयचंद को जब ये चीज़ अपमानित लगती है तो जयचंद क्या करेंगे, अपना बदला लेने के लिए दिल्ली पर आमंत्रित करेंगे मोहम्मद गौरी को। क्यों, क्योंकि मोहम्मद गौरी ही एक ऐसा व्यक्ति था जो पृथ्वीराज चौहान को हरा सकता था। मोहम्मद गौरी आएगा 1191 में, पृथ्वीराज चौहान के साथ में तराइन का प्रथम युद्ध करेगा, लेकिन हार जाएगा। दोबारा से फिर आएगा 1 साल बाद 1192 में, पृथ्वीराज चौहान को हराएगा। उसके बाद कुछ कहानियाँ चलती हैं जो आपको पता है, इतिहास में हमने आपको बताया है अपनी रेगुलर क्लास में, उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाएगा तो कहा जाता है अगर आप सांप को दूध पिलाएंगे सांप किसी दिन आपको भी काटेगा। अब नंबर था जयचंद का। दिल्ली पर नियंत्रण करने के बाद जो शासक है मोहम्मद गौरी जाएगा कहाँ पर, जाएगा आपका कन्नौज के ऊपर नियंत्रण करने के लिए। कन्नौज के अंतर्गत चंदावर के युद्ध में किसे हराएगा, चंदावर के युद्ध में हराएगा आपके जयचंद को, और इस तरह पूरा नियंत्रण हो जाएगा किसका, पूरा नियंत्रण हो जाएगा आपके जो मुस्लिम शासक है मोहम्मद गौरी, इसका, ठीक है। तो ये पूरी एक प्रेम स्टोरी थी, प्रेम कहानी थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और भी जो कहानियाँ, इतिहास की दिलचस्प कहानियाँ, इनको देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेयर जरूर कीजिए, से ज़्यादा लोग हमारे इतिहास को जान सकें। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो इस कहानी को यहीं पर अंत करते हैं। जल्द ही मिलेंगे आपसे हम अगली कहानी में जो और भी दिलचस्प होने वाली है। थैंक यू, जय हिंद।